सारी कहानियाँ आपकी ऐसी हैं कि जो पढ़ते हुए हमें लगता है कि बाकी इस तरह की कहानी शायद उषा किरण खान ही लिख सकती हैं। दूबधान कहानी की बात करें या एक है जानकी की बात करें, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लंबी कतार ऐसी कहानी की। मैं हमारे प्रतिभागियों की तरफ से पूछना चाहता था कि कैसे कोई कहानी आपके भीतर एक बीज के रूप में आती है और आप कैसे उसको फिर विविंग करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं और कैसे वो एक कहानी के रूप में तब्दील होती है। जैसे एक है जानकी की ही बात करें हम, या अड़सुल और उसकी प्रेम कहानी की बात करें हम, तो बहुत ही अलग तरह की कहानियाँ आपकी बहुत अलग टेक्सचर की कहानी, बहुत अलग तरह की कहानियाँ हैं। तो वो आखिर कैसे आती है? जैसे आप बता रहे हैं पहली कहानी आपकी शायद 1977 में कहानी पत्रिका में श्रीपत राय ने छपी थी और दूसरी शायद धर्मयुग में छपी थी। तो वो एक 77 से लेके आज तक का जो 46 साल का सफ़र है, इस 46 साल के सफ़र में क्या उस कहानी प्रक्रिया में बदलाव आया? जैसे उस समय सोचकर कहानी लिखी जाती थी, क्या आज भी वैसे ही लिखते हैं, या आज कहानी की कहानी आपके पास सामने आती है आपके सीधे? कहानी खास तौर पर कैसे आपके भीतर आती है और वो कागज़ पर कैसे उतरती है? असल बात है मनीष जी कि मेरा कोई पात्र नितांत काल्पनिक नहीं है। जब तक मेरे सामने कोई पात्र नहीं है तब तक मैं कहानी बोल नहीं सकती। मैं अपनी बात करती हूँ और मैं तो मानती हूँ कि हर कुछ कहानी ही है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा जो कहानी का किरदार है किसी भी कहानी का, सीता और राम और रावण, ये भी कोई किरदार रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, वो रावण जैसा लार्जर देन लाइफ ना हो, राम और सीता जैसा बिल्कुल जैसा हम आज समझते वैसा ना होगा ज़रूर। कोई ना कोई राजा होगा, कोई ना कोई लावारिस बच्ची होगी जिसे किसी राजा ने पाला होगा, तो ये सब होगा। और उस लेखक और उस कवि की महिमा, उसी की महिमा, उस पात्र की महिमा नहीं, उस लेखक और कवि की महिमा कि उसने आज उसको ईश्वर बना दिया। तो मैं भी अपने आप को यही समझती हूँ कि मैं जिस किरदार को मैंने उठाया है वो तो मैंने देखा है। कोई भी बिना देखा हुआ और समझा हुआ एक भी पात्र नहीं है। हाँ, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि दलित पात्र हैं मेरे, क्योंकि मेरा गांव वही है। मेरा ज़्यादा साफ गांव नहीं से पड़ा है, लेकिन एक गांव ब्राह्मणों का मैंने देखा जो मेरा ससुराल का गांव है। तो तब उसमें मैंने देखा कि किस तरह जीवन पद्धति उनकी है और उनकी स्त्रियां उन दलित स्त्रियों से ज़्यादा दलित और दुखी हैं। तो किरदार मेरे सामने है। जैसे मान लीजिए जानकी है, जानकी अंत में क्या करती है? यही ना कि अरे मैं लौट आई, मतलब तलाक होने के बाद लौट आई, मेरी भतीजी बताती है, पढ़ी लिखी भतीजी है, बताती है, और वो कहती है कि अब तुम लौट आई, अब तुम कभी क्या होगा, अब मैं विधवा नहीं होंगी। और मैं मछली, मतलब मिथिला में मछली खाना बहुत महत्वपूर्ण है और मछली छुड़ा दिया जाता है। जो विधवा होती हैं वो नॉनवेज खाना बंद कर देती हैं। तो वो कहती है कि मैं जीवन भर मछली भात खाऊंगी। अब ये देखिए, बहुत सारी विधवा लड़कियों को मैंने देखा, बिल्कुल शादीशुदा हुई, एक आध बार ससुराल गई, आई, उस बीच में पति किसी कारण से मर गया, और जो लड़की बिना मछली के एक शाम नहीं खाती थी वो इतना लंबा जीवन काटती थी बिना मछली भात खाए। तो उसके अंदर किस तरह, उनमें कैसे खाती थी वो, कैसे रहती थी वो, ये बहुत हमको मथता था देख के। तो जब ये तलाक, पहला तलाक हमने भी सुना मिथिला में जब, तो हमने सोचा कि अरे ये तलाक हुआ, कितना अच्छा हुआ इनका कि कम से कम मछली खाएगी। जिसकी कामना किसी भी विधवा मैथिल लड़की को होती थी, वो कामना तो तलाकशुदा की पूरी हो गई, पति नहीं है।
अब तो वो मन ना मरा, मने मैथिली में कहावत है, मरने गुण की पड़े नहीं गुण, मने नहीं मरा भाग गया, तो भाग ही गया, तो वो भाग गया कम से कम। तो यही इस तरह से मेरे दिमाग में वो कहानी आई। ऐसी कहानियाँ बनी है किसी पात्र के तरीका। जैसे दूबधान कहानी जो है वो तो आप सब समझते हैं कि बदलाव की बड़ी तेज प्रक्रिया चल रही है अभी, और गांव में इतना बदलाव हुआ है कि मतलब अपनी संस्कृति को भूल गए लोग पूरी तरह। कुछ संस्कृतियाँ फालतू हो सकती हैं, लेकिन भावुकता तो उसके साथ जुड़ी है, भावना जुड़ी है। वो भावना तो याद करती है स्त्रियाँ। तो जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपके यहाँ मालवा में हल्दी कुमकुम लगता था, हमारे यहाँ कोई बहू माने आती थी मैरिड औरत तो सिंदूर उनके माथे में लगता था, ये सब छूट गया है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ दूब और धान छूट गया है। और उसको मैंने हमने ये देखा कि हमारे यहाँ का अभी भी आप जाएंगे तो हमारे उस गांव में, हमारे गांव का जो कुजरा का लड़का है अलाउद्दीन, वो आपको शादी का आपको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अरे शादी में क्या सब ले आना है, तो वो सब ताक पात ढोलना फलाना चिलाना सारा गिनती वो आपको बताएगा। यही देख करके मैंने ये दूबधान कहानी लिखी कि संस्कृति की रक्षा एक बूढ़ी, कोई बूढ़ा ही करेगा, एक बूढ़ी वो कुजरीन है जो कर रही है, उसको याद है कि दूबधान देना है, दामाद को सलामी देनी है, और वो बूढ़ी देती है। जो कुजरीन है वो घर की नहीं है। तो संस्कृति की रक्षा करने के लिए कोई ब्राह्मणी की जरूरत नहीं है, वो कोई भी करेगी। तो ये सारा कुछ हमने देखा है जो अपने आँखों से, उसी को एक तरह से देखा है। और लड़कियों के मन में तब आंसू क्यों गिरेगा जब तक मैं उनको विदाई का भान ही नहीं होगा। आजकल लड़कियां कहाँ रोती हैं, हंसते हंसते चली जाती हैं ससुराल, क्योंकि विदाई का उनको भान नहीं होता है। वो भान तब होगा जब वो उसको दूबधान दिया जाएगा। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे मन में आती हैं। और कोई भी किरदार में देख करके जितनी कहानियाँ आपने हमारी पढ़ी होंगी और याद होगा, तो उसमें ऐसा है। ज़्यादातर तो स्त्रियों का दुख सुख है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे में सिर्फ लड़कों का भी तकलीफ है, वो भी देखा हुआ है। जैसे मुझे लग रहा है कहानी ज्ञानोदय में छपी थी, हम के उड़ा दे चदरिया चलने की बेरिया, उसमें किसी स्त्री का कोई जिक्र नहीं है। वो है कि कबीराह, हमारे इलाका में कबीराहे लोग बहुत हैं, हमारा खुद ही भाई कबीराह वांत है बना हुआ। तो कबीराहे लोग जो हैं वो तो यही है ना कि धर्म को उन्होंने नकारा एक तरह से, कबीरदास ने। और हमारी उस कहानी में है कि जब मर जाता है कोकाई अचानक एक्सीडेंट से, ठनका ऊपर वो जो गिरता है, बिजली गिरती है, तो उसके बाद वो कबीराहे लोग जो हैं महंत लोग, वो लोग कहते हैं कि इसने एक बार एक नट्ठा गाय बेच दी थी। माने गाय जो बच्चा नहीं देती है, और जो बेची थी वो मुसलमान के हाथ में चला गया था, इसीलिए इसको सज़ा मिली थी 500 मुंड को भोजन कराने का। अब 500 मुंड को शुद्ध घी का उसको बुनिया और पूरी खिलाना था, एक गरीब आदमी। और किस तरह से वो खिलाया, और उसके बाद वो जीवन भर रिक्शा चला के वो चुकाएगा।